Hello students, good morning to all of you. Today we will do chapter number 2 socio-economic problems. यानी कि सोशल प्रॉब्लम यानी कि सामाजिक दिक्कतें हैं। सामाजिक दिक्कतें कौन सी? जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जो कि पैसे से रिलेटेड हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हेडिंग कौन सी है? सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स का मीनिंग क्या हुआ? सिंस इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज़ फेस्ड अ नंबर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर एंड इनजस्टिस इन टू वुमेन। जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से ही 3 बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन सी हैं? एक तो इलिटरेसी यानी कि असाक्षरता, और दूसरा क्या है? चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूर, और इनजस्टिस टू वुमेन यानी कि औरत के साथ इनजस्टिस, अन्याय। आगे हम लोग रिलेट करते हैं हेडिंग नंबर 1 इलिटरेसी। इलिटरेसी यानी कि असाक्षरता। इलिटरेसी यानी कि असाक्षरता। इलिटरेसी मीन्स द इनएबिलिटी टू इलिटरेसिटी मीन्स द इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट। जो कोई भी लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, वो क्या कहेगा? इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेसी लीड टू इग्नोरेंस। अब भैया पढ़ना ही नहीं आता है, लिखना ही नहीं आता है, तो जानो क्या जानोगे? हैं अखबार में क्या छपा है, कैसे जानोगे? तो उसमें क्या हो जाएगा? ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन इंडिया इज इलिटरेसी, सो इंडिया इज टेकिंग सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस द इलिटरेसी रेट। तो 1947 से लेकर आज तक हम लोग किस बारे में, हमारे देश क्या मेहनत कर रहा है कि कैसे इंडिया की इलिटरेसी लेवल को गिराया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर किया जाए। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें क्या है कि 2030 तक हम लोग क्या होगा? 100% बच्चे हम लोग भेजेंगे कहाँ? स्कूलों में। तो ठीक है, उसमें ये बात हुई है। अभी भी हमारे देश में 70 साल हो रहे हैं और कि इंडिपेंडेंस को, लेकिन अभी भी हमारे देश के सारे बच्चे स्कूली शिक्षा नहीं ले पाते हैं। ठीक है, गरीबी की वजह से या किसी और वजह से। ठीक है, तो द लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट्स हिंडर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये तो भाई बिल्कुल ही बात है। जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा, आप करेंगे क्या? तो इसलिए क्या होगा? आपकी कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं होगा। ठीक है, जो कंट्री में ज़्यादा लोग पढ़े हो लिखे होंगे उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेज़ी से होगा, और जिस कंट्री में कम लोग पढ़े लिखे होंगे उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीमी गति से होगा। ठीक है, Besides this, the society also suffers in terms of socio-economic and political problems. Similarly, an illiterate person, because of his ignorance, loses an opportunity to know about the various welfare schemes provided by the government. देखिए दोस्तों, देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट तो अपने साइड से बहुत काम करती है कि गरीबों के लिए ये लाती है, गरीबों के लिए वो लाती है, गरीबों के लिए ये करती है, लेकिन अब ये गरीब आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसे इस बात की मालूमात भी है, कि जानकारी भी है कि गवर्नमेंट हमें क्या क्या दे रही है। अब गवर्नमेंट की स्कीम आई, लेकिन वो स्कीम की इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड पर्सन से उन तक नहीं पहुंची, तो स्कीम्स का आना बेफालतू है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? अनएजुकेशन भी एक चीज़ है जो कि आपको ये पता लगाने से रोकती है कि आपके लिए आपकी गवर्नमेंट क्या स्कीम ला रही है। ठीक है, वैसे तो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं हर लेवल पे, लेकिन तब भी कुछ जगह छूट जाती हैं। ठीक है, अब उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है नहीं, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपको मालूम ही नहीं चला भैया गवर्नमेंट स्कीम क्या लाई। तो हम लोग नेक्स्ट जो रीड करेंगे मेजर्स टू इरेडिकेट इलिटरेसी। अब सरकार ने हमारी इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक क्या क्या किया कि इस इलिटरेसी को कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिटरेट किया जाए, यानी कि असाक्षरता से साक्षर करने के लिए। ठीक है, अनएजुकेटेड को एजुकेटेड में कन्वर्ट करने के लिए हमारी सरकारों ने क्या किया? राइट टू एजुकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। देखिए, राइट टू एजुकेशन यानी कि 6 से
6 साल से 14 साल तक का बच्चा पढ़ाई करने ज़रूर जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, समझे आप लोग। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में पास हुआ था, उसमें क्या लिखा गया था कि हमारे देश के सभी बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 साल के बीच की है, उनका स्कूल जाना कंपलसरी है। और ये किस पे डिपेंड करेगा? उनके पेरेंट्स पे। या तो वो सरकार जो स्कूल बनाती है वहाँ भेजे, या तो किसी प्राइवेट स्कूल में भेजे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है होती है? पेरेंट्स की होती है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाएं 6 से 14 साल के बीच में। लेकिन अभी आपने पिछले हफ्ते कुछ दिन पहले पेपर में देखा होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें कि ये एज को कितना कर दिया गया है? 3 से 18। अब 6 से 14 नहीं रह गया है, अब 3 से 18 कर दिया। 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का बच्चा जो होगा वो पढ़ाई ज़रूर करेगा। ठीक है, ये चेंज हुआ है आप लोग। तो हम लोग आगे रीड करते हैं, आगे क्या है इसमें। द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 इंट्रोड्यूस्ड इन यूनिफॉर्म 10+2+3 एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 NEP एम्फेसाइज। तो पहले क्या था, ये जो 10+2+3 है यही पे चेंज हो गया है। अब क्या हो गया 10, अब क्या हो गया 5+3+3+4। यानी कि पहले क्या था, आपके 10 क्लास फर्स्ट से लेकर 10 तक एक ही में थे, लेकिन अब आपका क्या है 3 क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड और प्री नर्सरी और फर्स्ट सेकंड ये एक में कर दिए गए हैं। और उसके बाद 3 क्लास को बांट दिया गया, उसके बाद 3 क्लास को बांट दिया गया, उसके बाद 4 क्लास को बांटा गया है। यानी कि 10+2+3, यानी कि जो पहला आपका सिंपल था कि 10 मतलब हाई स्कूल, +2 यानी कि इंटर, और +3 यानी कि आपका BA BCom BSc। अब इसको इसमें क्या ऐड कर दिया गया है, इसमें अब आपका एकदम प्री प्राइमरी को भी ऐड कर दिया गया है। तो अब 10+2+3 कितना हो गया है? 5+3+3+4। ठीक है। Now, non-formal education was introduced to reduce the dropout rate. National Education Policy of the 1992 introduced the program. हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? हमारे देश का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था। मतलब बच्चे पढ़ने तो गए लेकिन पूरे ही साल पढ़ाई नहीं करी, बीच में किसी कारणवश उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। तो इसके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज इन स्कूल्स इन 1991 प्रोफेसर डेव्स एजुकेशन कमीशन इंट्रोड्यूस MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन नेशनल लिटरेसी मिशन। तो गेव इम्पोर्टेंस टू एडल्ट एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान 2002 में आया। ठीक है। इन एन एफर्ट टूवर्ड्स यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन बाय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो सरकारें अलग अलग हर 10 साल पे अलग अलग चीज़ें लाती रहती है, अलग अलग पॉलिसीज़ लाती रहती है, जिससे कि लोगों में एजुकेशन के प्रति अवेयरनेस पैदा हो और ज़्यादा लोग एजुकेशन लें। अब क्या होता है, मेजर्स अंडरटेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट टू एरेडिकेट इलिटरेसी। अब ये तो बात ही सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब भैया स्टेट गवर्नमेंट भी तो होती है। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? ठीक है। अब based on the above policies, the state government have framed the following measure to eradicate illiteracy, admitting all the children in the schools at the school going age as per SSA. All children should complete elementary education by 2010. The reducing all gender and social gap of primary stage by 2007. Establishing a school in an area where the population is 300 and above. State government have introduced a novel plan called Education for All to provide education for all children. अब जो स्कीम्स जो सेंटर की हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास भी है कि उनके स्टेट में वो स्कीम्स वो जो हैं वो एग्जीक्यूशन में है कि नहीं है। ठीक है। तो जहाँ भी 300 ज़्यादा बच्चे होंगे किसी भी गांव में, तो वहाँ पर सरकार के पास दायित्व बनता है कि वो एक सरकारी स्कूल खोले और उस जगह के बच्चों को कहीं 200 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े, बल्कि उनके घर के पास उनके पढ़ने के लिए विद्यालय खुल जाए। ठीक है। और हर वर्ग का बच्चा पढ़ने जाए, ये नहीं कि सिर्फ कोई एक वर्ग का बच्चा जा रहा है पढ़ने, बाकी एक वर्ग का बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, तो एक वर्ग के लोग पिछड़े हो जा रहे हैं। तो ये भी ध्यान देना किसका काम है? सरकार का काम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुत ही जो हम लोग के लिए जो बहुत ही बुरी बात है हमारे देश के लिए, वो है कि चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। तो इस पर भी कानून आया।
लेबर्स बिलो द एज ऑफ 14 आर कॉल्ड चाइल्ड लेबर। वो कोई भी बच्चे जो कि 14 साल से कम आयु के हैं तो वो क्या कहलाएंगे? चाइल्ड लेबर्स, यानी कि बाल मजदूर। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स इन द वर्ल्ड। हमारी चाइल्ड लेबर में संख्या विश्व में सबसे पहले नंबर पे है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे कंट्री में कितने बाल मजदूर होंगे। 11.29 मिलियन चाइल्ड लेबर्स इन इंडिया, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 1.34% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। हमारे देश की जो जनसंख्या है उसका 1.34% वर्ग चाइल्ड लेबर है, एज पर 91 सेंसस। हालांकि ये बहुत साल हो गए, इसको 30 साल हो गए, लेकिन अब थोड़ा हम लोगों ने इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन अब भी हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर है, ठीक है। कॉजेज़ फॉर चाइल्ड लेबर इन इंडिया, हम लोग कॉजेज़ पढ़ लें। पहला तो भाई गरीबी होगा। गरीबी की वजह से आदमी के पास अपने बच्चे को खिलाएंगे पैसा नहीं है, तो चलो भैया वो भी 10 पैसे 20 पैसे लेके आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ख़राब सोच थी पहले लोगों के पास, अब भी है लेकिन अब बहुत ही कम लेवल पर रह गई है। इन अ कंट्री डू नॉट गेट प्रॉपर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एट एन अर्ली स्टेज, दे टेक अप पेटी जॉब्स इन होम्स, शॉप्स, होटल्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। चाइल्ड लेबर इज द रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी, malnutrition एंड लिटरेसी, ठीक है। गरीबी और malnutrition और असाक्षरता क्या है? चाइल्ड लेबर की, इनकी वजह से चाइल्ड लेबर होता है, ठीक है। मेजर्स टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। अब हमारी सरकारों ने क्या काम किए हैं चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज ऑफ 1949 रेज द मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट टू 14 ईयर्स एंड लेटर ऑन इट वॉज रेज टू 17 ईयर्स। तो पहला काम क्या किया गया कि 14 साल से जो आयु थी वो बढ़ा के कितनी कर दी गई? 17 साल कर दी गई, ठीक है। द प्लांटेशन लेबर एक्ट ऑफ 1951 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स इन प्लांटेशन। प्लांटेशन फैक्ट्रीज जो होती हैं वहाँ पे 12 साल से कम बच्चे की को लेबर एज अ लेबर नहीं रखा जाए। किसी भी व्यक्ति की जिसकी उम्र 12 साल से कम है उसको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। द चिल्ड्रन लेबर एक्ट ऑफ 1986 बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज इन फैक्ट्रीज। किसी भी फैक्ट्री में 14 साल से कम या 14 साल तक के व्यक्ति को काम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये रीड करते रहिएगा, बुक में अपने साथ साथ रीड करते रहिए। एंड माइंस नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर 1987 टू इरेडिकेट द चाइल्ड लेबर, सेटिंग अप स्पेशल स्कूल्स फॉर चाइल्ड वर्कर्स विद प्रोविजन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। अब क्या सरकार ने क्या किया? 1987 में सरकार ने करा कि भैया जो चाइल्ड लेबर जा रहे हैं, चलो ये इनका नंबर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन जो अभी भी जा रहे हैं और इनका नियर फ्यूचर में नंबर कम होता नहीं दिख रहा है, चलो इनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और इनके लिए पढ़ाई का इंतजाम करो। रात में, दिन में तो कभी काम कर लेंगे, रात में 2 घंटा 3 घंटा, शाम में ये लोग काम करेंगे। मिसेज इंदिरा गांधी और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर इन 1976। 1976 में बॉन्डेड लेबर यानी कि वो लेबर जो जिनसे कोएर्शन के जरिए जिनसे काम करवाया जाता था, उसको अमेंडेंट किया है किसने? मिसेस इंदिरा गांधी ने, ठीक है। यानी कि मतलब आप कह सकते हैं किसी मतलब हमेशा के लिए खरीद लिया है, ठीक है। बॉन्डेड लेबर यानी कि वो लेबर जिसको हमेशा के लिए ही लेबर बना लिया गया है। इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन पढ़ेंगे। अब वुमेन के साथ भी इनजस्टिस होता आ रहा है, ठीक है। उसके साथ वर्क प्लेस पे, उसके साथ सोशल प्लेस पे यानी कि वर्क प्लेस पे, होम प्लेस पे, उसके साथ अलग अलग इनजस्टिस होते आ रहे हैं। दो द वुमेन पॉपुलेशन नियरली हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो हमारी वुमेन की पॉपुलेशन है वो तकरीबन कितनी हाफ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री के। वुमेन आर नॉट ट्रीटेड इक्वली ऑन पर विद मैन इन आवर सोसाइटी। लेकिन तब भी हमारे उसमें हमारी कंट्री में बराबर नहीं आंका जाता है, औरत को मर्द के बराबर नहीं आंका जाता है और उसको औरत को कमतर आंका जाता है, ठीक है। अब क्या है? सोशल इविल्स अगेंस्ट वुमेन, मेल चौनिज्म, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ, विडोहुड, फीमेल इन्वेंटिसाइड, डॉरी सिस्टम, डेनियल ऑफ एजुकेशन, ये सब क्या हैं? सोशल इविल हैं अगेंस्ट वुमेन। हालांकि अब ये सब उतने रहे नहीं हैं, लेकिन पहले बहुत थे। डोरी यानी कि दहेज,
डिनाइल ऑफ एजुकेशन कि भैया लड़का है वही पढ़ने जाएगा, लड़की को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, इसको तो झाड़ू पोछा और खाना ही बनाना है। ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि अगर मालूम चला कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़की है तो उसका पैदा होने से पहले ही। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो हम लोग के स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए जो मेजर्स टेकन प्लेस जो लिए गए वो सिर्फ हम लोग इंडिपेंडेंट होने के बाद से नहीं ले रहे हैं, ये अंग्रेज़ों ने भी लिए। जैसे कि 1829 में सती को एबॉलिश किया गया। सती एक बहुत ही ख़राब एक प्रथा थी जिसको एबॉलिश किया गया। ठीक है। अगर किसी का पति मरता था तो उसी चिता पे उसकी बीवी को जिंदा तो उसकी की जो उसका पति मर गया उसी चिता पे उसको भी रख दिया जाता था और उसे जिंदा जला दिया जाता था। अब विडो री मैरिज क्या होता है? विडो री मैरिज एक्ट पास हुआ। अब यानी कि कोई पहले क्या होता था कि छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, अगर मान लीजिए पति गुजर गया तो फिर क्या पत्नी को ऐसे ही रहना पड़ता था विडो, और उसके लिए विडो री मैरिज एक्ट उसके लिए री मैरिज का वो नहीं था। ठीक है, प्रावधान नहीं था। ठीक है। तो इसको भी हमारे एक जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने उनकी मेहनत से ये एक्ट पास हुआ। ठीक है। चाइल्ड मैरिज वॉज बैन, चाइल्ड मैरिज बैन की गई। ठीक है। एक आयु सीमित करी गई कि इस आयु पे शादी होगी। शारदा एक्ट आया जिसमें कि 10 से 12 बढ़ा दी गई थी एज। ठीक है। ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर मोती लक्ष्मी रेड्डी। हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1965 में। ठीक है। जिसमें कि हिंदू लॉ में काफ़ी रिफॉर्म लाए गए। और द प्रोवाइड्स डॉटर इक्वल राइट्स इन द शेयर ऑफ द प्रोवाइड्स द डॉटर्स इक्वल राइट्स इन द शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स। पहले क्या होता था कि क्या होता था, लड़की का समझते पराया धन, कि लड़की चली गई, लड़की पराया धन होता है और इसको एक दिन इसको अपने असली घर जाना है, यानी अपने ससुराल जाना है। तो 1965 एक्ट में क्या हुआ कि इक्वल राइट्स दी गई। जो अगर पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें क्या होगा, लड़के के भी और लड़की की भी क्या इक्वल राइट्स होंगी। ठीक है। द डिमांड फॉर डॉरी वॉज डिक्लेयर्ड पनिशेबल बाय द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। अगर कोई डिमांड डॉरी करता है तो वो पनिशेबल होगा कौन सी धारा के अंतर्गत? डॉरी ऑफ प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 के अंडर। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। अगर कहीं पे किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी वर्क ऑर्गेनाइजेशन में अगर लेडीज़ भी वर्क कर रही है और मैन भी वर्क कर रहा है तो दोनों के सैलरीज में इस बेसिस पे कि वो एक लेडीज़ है तो इस पे कम या ज़्यादा कम नहीं होगी। ठीक है। और दोनों की बराबर रहेगी। ठीक है। दोनों की जो पे है वो इक्वल रहेगी। ठीक है। क्रेडल बेबी स्कीम आया, यानी कि वो औरतें जो कि बाहर ऑफिस में काम करती हैं तो वो अपने जो नए बच्चों के लिए झूले वूले का इंतजाम भी कर सकती हैं। ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? हम लोगों ने पढ़ा सोशल प्रॉब्लम। दो प्रॉब्लम थी ना, सोशल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम यानी कि समाज की प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि पैसे से प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम में भी भैया पहला कौन सा हेडिंग है पॉवर्टी। पॉवर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? पॉवर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉजेज फॉर पॉवर्टी पढ़ चुके हैं। मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस 1951 से सरकार ने क्या शुरू किया, हर 5 साल पे 5 ईयर प्लान आता था। ठीक है। अब 5 ईयर प्लान काम होता था, किस पे काम करता था? इसी चीज़ों पे कि हम इकोनॉमिकली अपवर्ड कैसे हों, हम सोशली अपवर्ड कैसे हों। ठीक है। अदर स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्कीम्स अलग अलग आज़ादी से लेकर अब तक अलग अलग स्कीमें, अलग अलग गवर्नमेंट आई, उनकी अलग अलग स्कीमें आई कि कैसे हम अपनी पॉवर्टी को इरेडिकेट करें, कैसे हम सोशली और इकोनॉमिकली अपवर्ड बने। तो हालांकि हमने बहुत काम किया है, हमारी सरकारों ने, हम लोग बहुत अपवर्ड हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन where the bodied person willing to work but fail to find a job that earns their living. Unemployment is one of the most disturbing problems in India. Unemployment क्या होता है कि एक इंसान जो है उसका नौकरी करने का मन तो है लेकिन नौकरी ही नहीं है तो करे क्या?
तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब किसी के पास नौकरी नहीं होगी तो वो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। और किसी के पास नौकरी होगी, पैसा कमाने का जरिया होगा, तो क्या होगा, एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अनएम्प्लॉयड जिसके पास नौकरी नहीं है, जो अपने आप पैसा नहीं कमा रहा है, और एम्प्लॉयड जिसके पास नौकरी है या कोई और अपना काम धंधा कर रहा है और खुद पैसा कमा रहा है, तो एम्प्लॉयड, ठीक है। Causes for unemployment: the employment opportunities from agriculture and its elites activities are very limited. देखिए, अब एग्रीकल्चर में और उससे संबंधित एक्टिविटीज़ में, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम है, ठीक है। हम लोग क्या होता था पहले, आप जानते थे, हमारे मोर देन 80% लोग का जो मेन लिवलीहुड का जो जरिया था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। और धीरे धीरे इसको कम किया गया और हम सर्विस सेक्टर पे और दूसरे टेरिटरी सेक्टर्स पे हमने बेस मजबूत करा, ठीक है। द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द यूज ऑफ मैन पावर, द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिजल्ट्स इन द अनएम्प्लॉयमेंट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन वेरियस मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज़ादी से लेकर आज तक सरकारों ने बहुत काम किया है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने पे। अनएम्प्लॉयमेंट हमने दूर करा भी है, लेकिन फिर कोई ना कोई कंडीशन आ जाती है, कोई ना कोई नया रीज़न आ जाता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट सरकार उस हिसाब से काम करती रहती है और धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट कम किया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ 1980 में, जिसमें कि मोर जॉब्स दी गई पीपल को, ठीक है। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम दिया गया, जिनके पास लैंड नहीं है उनको एक एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई 1983 में। तो ऐसे अलग अलग आ जाते हैं। फिर 100 एम्प्लॉयमेंट एट द लीस्ट टू 1 मेंबर ऑफ एवरी लैंडलेस फैमिली फॉर 100 डेज इन अ ईयर। जिस परिवार के पास लैंड नहीं है अपना कुछ काम करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, तो उस परिवार के कम से कम एक सदस्य को पूरे साल भर में 100 दिन के लिए काम दिया जाएगा, या तो काम दिया जाएगा या तो कुछ राशि दी जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ। अब अर्बन में तुमने देखा कि शहर, अब रूरल क्या होता है, गांव का इलाका, विलेज का इलाका, और अर्बन क्या होता है, शहरी इलाका। अब शहरी इलाकों में तो अच्छे स्कूल हैं, अच्छे सड़कें हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी कंपनियां हैं लेकिन रूरल एरिया में तो नहीं है। तो रूरल यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आया ऑफ 1979 टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। द जवाहर रोजगार योजना वॉज इंट्रोड्यूस इन 1989। जवाहर रोजगार योजना इंट्रोड्यूस करी गई 1989 में। प्राइस राइज हो गया। द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द डिमांड ऑफ द एसेंशियल गुड्स डिसाइड्स द प्राइस लेवल। इफ देयर इज अ लेस प्रोडक्शन एंड ग्रेटर डिमांड, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज। देखिए क्या होता है, प्राइस राइज में क्या है, द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द डिमांड ऑफ द एसेंशियल गुड्स डिसाइड द प्राइस लेवल। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस किस पे डिपेंड करेगी कि उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी कितनी डिमांड हो रही है, ठीक है। अगर किसी की ज़्यादा डिमांड है तो प्राइस ज़्यादा। अगर प्रोडक्शन और डिमांड के बीच गैप ज़्यादा है, अगर आपका एक साइकिल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक साइकिल कंटिन्यू है प्रोडक्शन और डिमांड के बीच, मतलब जैसे डिमांड राइज हो रही है, वैसे वैसे ही प्रोडक्शन हो रहा है और उस डिमांड को फुलफिल किया जा रहा है, ठीक है। इफ देयर इज लेस प्रोडक्शन एंड ग्रेटर डिमांड, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑल द कमोडिटीज़। अगर, ठीक है ना, अगर साइकिल के में जितना गैप होगा डिमांड में और प्रोडक्शन में, अगर आपने डिमांड करी और प्रोडक्शन नहीं हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो इस वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कॉजेज फॉर द प्राइस राइज, क्या होता है, रैपिड ग्रोथ, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। पॉपुलेशन, हमारे देश की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। इतने हमारे पास अफसर नहीं है जितने हमारे पास पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसके लिए भी सरकारें काम करती हैं कि कैसे पॉपुलेशन को रोका जाए। एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन ग्रोथ। एक ऐसा पॉपुलेशन में ग्रोथ जिसको कि कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, जिसको एस्टिमेट किया नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाता है,
unprecedented population growth. The greatest problem of India is the population explosion. It is one of the burning social problems. India ranks second in the world population. India occupies only 2.4% of the world area, where it supports 16.8% of the world population. हमारे देश जो है वो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं, ठीक है। हमारा देश सिर्फ पूरे विश्व का सिर्फ 2.4% लैंड ही एक्वायर करता है, लेकिन इस 2.4% लैंड में विश्व की कितनी पॉपुलेशन रह रही है? 16.84%। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग हैं कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको बचा हुआ रीड करिएगा और इसमें समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड